दोस्तों नमस्कार। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़ शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में पहुंचे। उन्होंने इतनी बेबाकी से वहां अपने विचार रखे कि हाई कोर्ट के जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज, सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज, नौजवान और अनुभवी वकील जो वहां पर बैठे हुए थे उनको सुन रहे थे, सब के सब ताली बजाते रह गए। अपने बेबाक फैसलों की वजह से अपनी पहचान बना चुके चंद्रचूड़ साहब ने करीब 1 घंटे तक भाषण दिया और एक एक मुद्दे को इतनी कठोरता और तर्क से उठाया कि वहां बैठे सब न्यायपालिका के नुमाइंदों में जोश भर गया और उन्होंने भी CJI चंद्रचूड़ की तरह बिना भय के, सामने कितनी भी शक्तिशाली ताकत क्यों ना हो, सामने कितने भी बड़े पद पर बैठा व्यक्ति क्यों ना हो, ये कसम खाई कि हम भी निष्पक्ष और बेबाक निर्णय करेंगे चंद्रचूड़ साहब की तरह ही। मैंने पहले भी आपको बताया कि CJI चंद्रचूड़ साहब के आने से कई जज तो अपने आप ही स्वतः ही कॉन्फिडेंस में आकर अपना काम बड़ी ही बेबाकी से करने लगे हैं। बाकी जो बचे हैं उनको CJI साहब खुद ऐसे प्रोग्रामों में अपने हक के साथ बोलकर उनमें जान फूंक रहे हैं। आने वाले समय में हमारी न्यायपालिका आपको न्याय करती ही नहीं बल्कि न्याय करती दिखाई भी देगी। CJI चंद्रचूड़ साहब के आने से पहले स्थितियां कैसी थी आपको बताने की जरूरत नहीं है। पेगासस मामले में सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम कुछ नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ गया। राफेल खरीद मामले में सरकार ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, हम सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट चुपचाप बैठ गया। नोटबंदी मामले में बड़ी चतुराई से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नोटबंदी का प्रोसेस ठीक है, पर यह नहीं बताया कि नोटबंदी पूरी तरह से एक फेल कदम साबित हुई है। किस तरह से सरकार और सुप्रीम कोर्ट CJI रंजन गोगोई के समय बंद लिफाफों का खेल खेल रही थी, वो सबको इस देश में पता है। बीजेपी वालों ने मौका देखकर कैसे अपने ऊपर लगे सारे केस निरस्त करा लिए, वो काल भी इस देश की जनता ने देखा है। सरकार के पक्ष में फैसला देने वाले जजों को सरकार की तरफ से अवार्ड देते भी जब जनता ने देखा तो उनका पूरा पास्ट उनको समझ में आ गया। पर आज चीफ जस्टिस की कुर्सी पर एक रीढ़ वाला जज बैठा है। उनके तमाम निर्णयों से सरकार हर बार बैकफुट पर जा रही है। तानाशाही के कदम उठाने से पहले ये सरकार 10 बार सोच रही है। सुनाते हैं आपको CJI चंद्रचूड़ साहब ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह में ऐसा क्या कहा जो अब पूरी न्यायपालिका में जान फूंक रहा है। अपने भाषण के शुरुआत में उन्होंने कहा कि जो काम हम आज कर रहे हैं वो सिर्फ वर्तमान में ही नहीं बोलेगा, ये भविष्य में भी बोलता रहेगा कि इस तरह का निर्भीक निर्णय उस समय उस जज ने उतनी एडवर्स सर्कमस्टांसेस में लिया था। उन्होंने कोविड-19 का उदाहरण दिया कि कैसे न्यायपालिका ने उस समय एक एग्जाम्पलरी रोल निभाया था। न्यायपालिका ने उस समय बिना देरी के लगातार सुनवाई की ताकि हॉस्पिटल्स के बेड्स और ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। आपको भी पता होगा किस तरीके से विपक्ष के राज्यों को समस्याएं आ रही थी, अनऑर्गेनाइज्ड सारा सिस्टम चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने सभी दरवाजे खोल दिए थे और कोविड के समय जहां पर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही थी उसी दिन कुछ ही घंटों में सुप्रीम कोर्ट के पास ये केस जाने के बाद तुरंत ऑक्सीजन की सप्लाई अस्पतालों में पहुंच जाती थी। That the work which we do today speaks not just to the present, but it speaks to the future. And we hold in trust the future in our hands for the present. Our courts have been empathetic towards the sufferings of the poor, the marginalized when dispensing justice. During the COVID-19 pandemic, the High Courts heard petitions on a regular basis on various aspects of mitigation and management. Regular hearings were conducted to monitor the proper utilization of hospital beds and oxygen supplies to ameliorate the sufferings of people. उन्होंने हाई कोर्ट और सब ऑर्डिनेट कोर्टों के रिश्तों पर प्रकाश डाला। कहा कि प्रशासनिक दृष्टि और जुडिशियल हायरार्की में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि जो निचले वाले कोर्ट हैं वो सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, पर न्याय देने के मामले में निचली अदालतों को पूरा हक है कि वे बेस्ट रिजल्ट्स दें। न्याय देने में और संविधान की व्याख्या करने में निचली अदालत किसी से भी सबऑर्डिनेट नहीं है। अगर ऊपर बैठे जजों में ये भेदभाव की भावना है भी तो वो इसे दूर करें। चंद्रचूड़ साहब ने खुद ही एग्जाम्पल दिया।
उन्होंने कहा कि मेरी जनरेशन के लोग ऐसे हैं कि जो भी माँ बाप ने बोल दिया बिना सवाल किए आंख मूंद कर उस पर विश्वास कर लेते हैं। पर आज हमारे बच्चों को हम कुछ कहते हैं तो वो इसके ऊपर ब्लाइंडली विश्वास नहीं करेंगे, वे अपना पक्ष रखेंगे, सवाल करेंगे क्रिएटिव तरीके से। और बिल्कुल इसी तरह का वातावरण आज हायर कोर्ट और लोअर कोर्ट में बन गया है। नए नए जज ब्लाइंडली ऑर्डर फॉलो करने के बजाय क्रिएटिव तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो लोअर कोर्ट के जजों पर चीज़ें थोपने की बजाय हमें उनको बराबरी का अधिकार देकर उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। But I want to speak at this point on the relationship between the High Court and the District Judiciary. Too very often we refer to the District Judiciary as the subordinate judiciary. The District Judiciary is subordinate in terms of administrative control which the High Courts wield, in terms of the appellate hierarchies. But this sense of subordination has now created a culture of subordination in the relationship between the High Courts and the District Judiciary. People of my generation accepted blindly what our parents told us. When I was young, there would be a firman from my father that we are going to go the next morning on a holiday to Pune. And we just packed our bags and went off to Pune. No longer now. Our children don't accept what we say for its face value. They question. And we must understand that the same applies to the district judiciary as well, which consists of young judicial officers. आगे उन्होंने कहा कि एक बात वो हर जगह सुन रहे हैं कि भारतीय न्यायपालिका तंत्र आम आदमी की पहुंच से काफ़ी दूर है। सरकारी संस्था होने के नाते ये हमारा कर्तव्य बनता है कि कोर्ट की बिल्डिंग और न्याय इस देश के आम नागरिकों तक पहुंचे। कोर्ट में प्रचलित अंग्रेजी भाषा को लेकर भी आम आदमी की परेशानियों को उन्होंने सामने रखा। उन्होंने बताया कि मेरे माँ बाप में से कोई इंग्लिश नहीं बोलता था। मैं एक सिंपल महाराष्ट्रियन कल्चर से संबंध रखता हूँ। मैं गरीब वंचितों की समस्या से वाकिफ हूँ। मुझे मेरे माँ बाप ने अवसर दिया कि मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ सकूं, पर जिन लोगों को अंग्रेजी में पढ़ने का मौका नहीं मिला वो टैलेंट से भरे पड़े हैं, पर एक अंग्रेजी भाषा उनको नहीं आती। उनके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने यानी कि चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि मैंने नवंबर 2022 में चीफ जस्टिस की कुर्सी संभालते ही पहला फैसला ये लिया कि सुप्रीम कोर्ट के सारे जजमेंट उन सारी भाषाओं में ट्रांसलेट किए जाए जो भाषाएं संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। इन्होंने खुशी जताई कि इनकी पहल का स्वागत करते हुए हाई कोर्ट भी अब अपने जजमेंट को उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने लगे हैं जिससे उसके अधिकार क्षेत्र के लोग आते हैं वो उसको आसानी से समझ सकें। यानी कि जो महाराष्ट्र में कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट है, वो मराठी में सारे जजमेंट को ट्रांसलेट कर रहा है ताकि वहाँ के लोकल लोग आराम से हाई कोर्ट के जजमेंट्स को पढ़ सकें, विचार कर सकें। One genuine criticism that I feel we need to address on a priority basis is that the Indian judiciary is insulated and distant from the people. Being public institutions, it is our duty to make our court buildings and justice dispensation more accessible to the people. I have the felicity of talking to you in English, which is our great link language. But English was not the language in which my parents went to school. Both my father and mother went to a Marathi medium school and started learning the modicum of English when they went to the 8th standard. English was not the language which we spoke at home. But our parents had the foresight to send us to an English school, which was very different from the culture which we had at home. Our culture was essentially a Maharashtrian culture, simple culture. The culture in school, in an anglicized school, was very different. And adopting to that new culture was very difficult for me as a young child. My mother didn't dress up like many of the mothers whose children came to that school. And I belonged to a very simple family, where my mother had carried cartloads of clothes from the 3rd floor of a Bombay tenement, a Mumbai tenement, down to a common water tap. And one of the first missions which I have adopted after taking over as Chief Justice in November 2022
is to ensure that all judgments of the Supreme Court of India are translated in every language which is recognized by the Indian Constitution. And I'm happy to note that the High Courts are now commencing the process of translating their own judgments into the judgments which citizens in that state truly understand. उन्होंने कहा कि इस देश की जनता से न्याय होना चाहिए, पर न्याय होता हुआ दिखना भी चाहिए। इसलिए हमने वर्चुअल सुनवाई का कॉन्सेप्ट प्रतिपादित किया है। अपने घर पर आराम से बैठकर कोई भी कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग ले सकता है, जिससे याचिकाकर्ता का खर्च बचता है और न्याय भी तेजी से मिलता है। एक कदम और आगे जाते हुए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपनी सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग चालू कर दी है। ये भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनिश्चित किया। अब इस देश का कोई भी नागरिक अपने घर बैठकर देख सकेगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे देश के नागरिकों को ये जानने का हक है कि कोर्ट में जज अपने वर्किंग आवर्स में कितने समय तक काम करते हैं और कितने समय तक टाइम पास करते हैं। कोई भी कोर्ट अगर अडजॉर्न किया जा रहा है तो वो किस लिए किया जा रहा है, सुनिए। Introduction of virtual hearings has ensured that general public has access to the court at their own convenience. Virtual courts have not only reduced the expense for litigants, but ensured the speedy disposal of cases. A corollary to virtual courts is that many high courts have started live streaming their proceedings. Live streaming of court proceedings is an essential step in ensuring that justice is not only being done, but seen to be done. I believe that our citizens are entitled to know if all judges sit in court all through the working hours. Or is the court rendered empty one-third or halfway down the working day? Our citizens are entitled to know why are adjournments granted by judges? Is it that the judges are not working? Or is it that the lawyer is not willing to argue the case? उन्होंने लाइव स्ट्रीमिंग को देश की जनता के लिए जज करने का अद्भुत साधन बताया है। नौजवान वकीलों को, विशेषकर महिला वकीलों को अब कोर्ट की खचाखच भरी भीड़ में एक दूसरे को पुश करके जगह बनाने के एनवायरनमेंट से नहीं जूझना पड़ेगा। वे अब आराम से अपने घर या केबिन में बैठकर सुन सकेंगी कि कोर्ट की सुनवाई में किसने क्या तर्क रखा। चंद्रचूड़ साहब ने ओडिशा के न्यायपालिका की बहुत प्रशंसा की। ओडिशा में अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की सुनवाई का भी लाइव प्रसारण होने लगा है। बाकी जगह तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का हो रहा है, ओडिशा में जो नीचे लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनका भी लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट दिल्ली के तिलक मार्ग में स्थित मात्र एक इमारत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हमेशा इस देश के यंग लॉयर की फीडबैक लेकर न्यायपालिका को सुधारने के लिए हमेशा तत्पर है। एक वकील क्लाइंट से सीधे संपर्क में रहता है। हमें ऐसा वातावरण बनाना है जिससे नए वकील भी जो टैलेंटेड हैं, काफ़ी वंचित हैं अभी तक, वो भी सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने की हिम्मत दिखा सकें। हमें पता है कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, काफ़ी रश रहता है, केस को डिस्पोज जल्दी करने की होड़ लगी रहती है, पर नए टैलेंट को सामने लाने के लिए बेशक से हमें कम अनुभवी वकीलों को, नए वकीलों को, टैलेंटेड वकीलों को ज़्यादा देर तक सुनना पड़े, पर हम ऐसा करेंगे। केसों को तेज़ी से सुलझाने की आड़ में हम न्याय की गुणवत्ता की बलि नहीं चढ़ने देंगे, ये उन्होंने कहा। सुनिए। Live streaming will encourage young lawyers. Live streaming will be encouraging young women lawyers. Young women lawyers find it very difficult to access our courts and to push and shove others while gaining entry into the courtroom. Recently, the state of Orissa has ensured decentralization of justice by ensuring that there will be live streaming and e-filing from every district in the state of Orissa. So essentially, the High Court then fans out to as many districts as they are in the state. I like to say always that the Supreme Court is not just the Supreme Court of Tilak Marg in Delhi. It's a court for the entire nation. And if we have to become a court for the entire nation, we have to encourage young lawyers, middle-level lawyers, senior lawyers from the states to address the Supreme Court. These are the lawyers who have direct contact with the client. All that these lawyers may perhaps lack sometimes
is the confidence to argue a case before the Supreme Court. And there the burden lies on us to generate that sense of confidence by perhaps hearing them a little longer. I do believe that in this mad rush of trying to dispose of cases, we shouldn't leave behind the quality of justice. सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि पिछले 23 साल से मैं इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं कि हम न्यायपालिका में किस लिए बैठे हैं। क्या हम नेताओं के लिए बैठे हैं? क्या हम पैसे वाले बड़े बड़े लोगों को न्याय देने के लिए बैठे हैं? क्या हम वकीलों के लिए यहाँ बैठे हैं? उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम इसलिए यहाँ बैठे हैं ताकि समाज के आखिरी छोर पर बैठे गरीब वंचित को भी हम न्याय दिला सकें। बूचर, बेकर और कैंडल स्टिक मेकर यानी समाज के हर तबके तक न्याय की पहुंच हो, यही हमारा कर्तव्य है। सुनिए। But there is another question that I have to ask all of you. As judges, for whom do we write? Do we write for judges? Do we write for lawyers? Do we write for society at large? I'm not sure I have an answer to it, because that's something to which I've been struggling to find answers the last 23 years that I've been a judge of the High Court and then the Supreme Court. Constitution is not for the exclusive benefit of governments and states. It is not only for lawyers and politicians and officials and those highly placed. It also exists for the common person, the man and woman, for the poor and the humble, for those who have business at stake. And he said, for the butcher, the baker, and the candlestick maker. Yes, our courts also have to stand by the butchers, the bakers, and the candlestick makers. चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि एक बात मुझे बहुत परेशान करती है। जिन केसों में आराम से बेल दी जा सकती है, उनमें भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जमानत देने से डरते हैं। इस डर के कारण जमानत देने योग्य केस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में चले जाते हैं और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए यही केस फिर सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। ऐसा करके हम न्यायपालिका के पूरे तंत्र को डिसफंक्शनल कर रहे हैं। जो याचिकाकर्ता इस सफर में पिसता है, ये उसके साथ अन्याय है। जजों के अंदर ये भावना होती है कि अगर मैंने जमानत दे दी तो हाई कोर्ट में एक्सप्लेनेशन देनी पड़ सकती है कि किस आधार पर आपने जमानत दी। इसलिए एक सेफ पैसेज के तौर पर बेल ही नहीं दी जाती। जज ये सोचते हैं कि किस लिए एक्सप्लेनेशन की झंझट में पड़ना, पर ऐसे जजों को याद रखना चाहिए कि आप किसी के हक को मार रहे हैं, किसी के साथ अन्याय कर रहे हैं। आपको कॉन्फिडेंस के साथ एलिजिबल केसेज में बेल देनी चाहिए। ऊंचे पदों पर बैठे जजों को भी निचली अदालतों के जमानत के निर्णयों पर सवाल नहीं उठाना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और इसी क्रम में निचली अदालतों को भी एक्सप्लेनेशन देने के झंझट से बचने के चक्कर में योग्य उम्मीदवारों की, योग्य याचिकाकर्ताओं की, योग्य व्यक्तियों की जमानत रद्द नहीं करनी चाहिए। I want to address a very small but important issue, which is that there is a prevailing fear psychosis in the district judiciary on granting bail in cases which deserve to be granted bail. The consequence of this fear psychosis is that matters where bail should be granted by the district judiciary travel all the way to the High Court, and matters where bail should be granted by the High Court travel all the way to the Supreme Court. In this process, we are rendering the whole system of justice dysfunctional. And we are rendering it dysfunctional by encouraging and cultivating this culture of distrust in human beings. Well, of course, human beings are bound to make a mistake. And maybe some human beings also make mistakes for extraneous reasons. No society is perfect. But if we perpetuate a general culture of distrust in the district judiciary by asking the additional sessions judge who grants a bail in a section 307 case, or worse still in a 324 or 323 case,
to explain why that judge granted bail, that is going to have a chilling effect on other judges who are granting bail. Because essentially, by asking an additional sessions judge to tell the High Court why we granted bail, we are creating an example of that judge to other judges, that should you grant a bail, you will be called for an explanation. And then what does a judge do? The easiest thing for a judge to do then is to play the safe course of action. And the safe course of action is not to grant bail. Let the higher powers decide. But is that really justice to the common citizens? Should a common citizen really have this perception that you have to go through the motions, the cycle, the mechanical cycle of approaching the court of first instance, only to be denied bail? सीजीआई ने एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति के ऊपर चोरी के 9 अलग अलग आरोप थे। जज साहब ने सारे केसों में 2-2 साल की सज़ा सुनाई। जज साहब ये लिखना भूल गए कि सारी सज़ाएं एक साथ ऑपरेट होंगी, यानी कुल 2 साल के बाद ही इस व्यक्ति की सज़ा पूरी हो जाएंगी। ये लिखना जज साहब भूल गए। अब लिखना भूल गए तो उनको सभी 9 मामलों में जो विक्टिम थे उनको 2-2 साल की तर्ज पर 18 साल की कैद काटनी होती। मामला हाई कोर्ट पहुंचा। हाई कोर्ट ने कहा कि हम क्या करें, आपको तो लोअर कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उसको ऑर्डर को चैलेंज करना चाहिए था, अब क्या हो सकता है। इस मामले में फिर सीजीआई साहब ने इंटरफेयर किया। मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, वहाँ पर इस मुद्दे को सुलझाया। 2 साल की ही कुल उनको जेल हुई। सीजीआई साहब ने कहा कि हमारी आलोचना हुई कि कैसे छोटे छोटे चोरी के केसों को भी अब सुप्रीम कोर्ट सुनने लगा है, पर जिस केस में किसी की भलाई और स्वतंत्रता का सवाल हो, हम उस केस को मामूली या छोटा नहीं समझते हैं। ये सीजीआई साहब ने कहा। Let me give you one small example. A person came to us a few months ago accused of the theft of electrical equipment. Anybody who dabbles in the theft of electrical wires and electrical equipment possibly is at the margins of society, because that person is playing with their life. There were 9 cases. The additional sessions judge entered a plea bargain and sentenced that individual to 2 years in each of the 9 cases. The additional sessions judge forgot to say that the sentences will operate concurrently. So for an act of electricity theft, this person would be in jail for 18 years. When he moved the High Court, in a proceeding under 226, Article 226 and Section 482, the High Court said, but you never challenged the order of the additional sessions judge, which had imposed consecutive sentences of 9 years, because we decided to interfere in the Supreme Court, even at the peril of the criticism that the Supreme Court handles trivial cases. And my answer is very simple. No case is trivial if you have a yearning for human liberty. लास्ट में उन्होंने एक बड़ी ही अच्छी कविता सुनाई, जिसका सार ये था कि हमें निर्दोष को सज़ा देकर विलन नहीं बनाना है, बल्कि विलन को सज़ा देकर सलाखों के पीछे डालना है। कुछ भी हो जाए, एक मासूम और निर्दोष व्यक्ति को सज़ा नहीं होनी चाहिए। अपनी इस बात में काफ़ी कुछ कह गए चंद्रचूड़ साहब। आने वाले समय में भारत की राजनीति अगर जनता के असल मुद्दों पर आ टिकेगी तो इसका सबसे बड़ा श्रेय माननीय चंद्रचूड़ साहब को ही जाएगा। देखते हैं आगे के क्या क्या होता है, वेट कीजिएगा। नमस्कार।